आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में उन क्वेश्चन को जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सब कुछ पढ़ेगा लेकिन इन क्वेश्चन को छोड़ देता है। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है कि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है, अब बड़े शानदार ट्रिक के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए बिल्कुल वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री में हमने कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और वहां से आगे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करना चाहूंगा अब तक हम क्या डिस्कस कर चुके। देखिए आपने पढ़ा हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री, हमने डिस्कस किया कि प्राचीन इतिहास पढ़ा आपने, ठीक है। तो यहां पर आपने पढ़ा हुआ है आपने एंशिएंट हिस्ट्री। देखिए इसको हमने क्या किया था, टाइम के अकॉर्डिंग तीन भागों डिवाइड कर रखा था, ठीक है। जैसे प्रागैतिक ऐतिहासिक आपने पढ़ा हुआ है, आद्य ऐतिहासिक हम आपने डिस्कस कर चुके हैं और अब डिस्कस करने वाले ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो और याद कीजिए प्रागैतिक इतिहास में हमने डिस्कस किया था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और यहाँ पर ताम्र पाषाण काल डिस्कस किया था। और आद्य ऐतिहासिक के अंदर हमने डिस्कस किया था सिंधु सभ्यता डिस्कस की थी, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, इस तरीके डिस्कस की थी। वो भी शानदार ट्रिक के साथ हमने डिस्कस किया था। और आप उसे एक बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको एक ही बार में, आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार जब थोड़ा देखेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो डिस्कस कर चुके हैं और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन वही आते हैं। मैंने काफी इंपॉर्टेंट, काफी मेहनत के बाद आपको ये टॉपिक या ये पॉइंट आपको क्या किया मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। इसलिए अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए, वहां पर मैंने डिस्कस किया हुआ है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं ऐतिहासिक काल। तो देखिए ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हमें समझना होगा कि यहां पर क्या था, जो प्रागैतिक ऐतिहासिक काल था ये क्या पुरातत्व बेसिस पर था। जो खुदाई में जो कुछ मिला था, जो जानकारी मिली थी, उसी के आधार पर प्रागैतिक इतिहास को तैयार किया गया, इसी आधार पर। और जो आगे ने डिस्कस किया है आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें क्या कि कुछ पुरातात्विक बेसिस पे, ये भी पुरातात्विक बेसिस पे ही है। इसमें पढ़े लिखे स्रोत तो मिले लेकिन उनको अब तक पढ़ा नहीं जा सका, ये भी हमें फैक्ट में मालूम होना चाहिए। और जब अब बात कर रहे हैं ऐतिहासिक काल की बात करते हैं यहाँ पर, तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड, इसमें क्या डिफरेंस है भाई। हिस्टोरिकल पीरियड एक बड़ा शानदार पीरियड काल है क्योंकि इसके अंदर क्या है कि इसकी जानकारी जो मिली हमें वो पुरातात्विक बेसिस में मिली हुई है। और प्लस इसमें कुछ विदेशी यात्राएं उसके द्वारा भी हमें इंफॉर्मेशन हमारे पास, और इसमें साहित्य भी इसमें क्या अवेलेबल है भाई, पढ़ा लिखे साक्ष्य भी अवेलेबल है। तो इसमें इसलिए ये क्या आपका बहुत अच्छा रहेगा। चलिए इसमें से क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए सबसे पहले मैं इससे बारे फ्लो चार्ट समझेंगे कि भाई ये फ्लो चार्ट देखिए। जैसे मेरे पास हिस्टोरिकल पीरियड ऐतिहासिक काल, तो इसमें क्या क्या जानकारी मिलेंगी, कौन सी जानकारी के आधार पर हमें एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने को मिली है। तो हम तो पहला बोलेंगे पुरातात्विक बेसिस पर मिली है, ठीक है। विदेशी यात्राएं, कुछ विदेशी यात्राएं डिस्कस करेंगे इसके अंदर, और साहित्यिक, इसमें आपका पढ़े लिखे स्रोत भी मिले और उनको पढ़ा भी जा चुका है, ठीक है ना। तो ये हमारा ये फैक्ट है, इन फैक्ट के ऊपर क्या क्या किया गया है, यहाँ पर ऐतिहासिक काल हमको पढ़ने को मिला है, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर। अब चलिए आज ये वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं देखिए पुरातात्विक बेस में। पुरातात्विक किस तरह का पुरातात्विक है, इसमें कुछ सिक्के मिले भाई और अभिलेख मिले यहाँ पर, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिक्के डिस्कस करूंगा, अभिलेख डिस्कस करूंगा और विदेशी यात्राएं भी डिस्कस करूंगा। तो बड़े शानदार तरीके से डिस्कस करूंगा, कम टाइम में सब कुछ कवर हो जाएगा, आपको इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बार देख लीजिए, वीडियो स्किप नहीं करना है, समझना है, विद ट्रिक के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। और एक भी पॉइंट आपको छूटेगा भी नहीं, ये समझ में आ गया। यहाँ पर ऐसे आगे देखिए, यहाँ पर साहित्य को मैं डिवाइड कर रखा है। जो साहित्य मिला आपको क्या मिला, धार्मिक से मिला हुआ है, एक गैर धार्मिक मिला हुआ है, ठीक है। धार्मिक भी दो धर्म के आधार पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्राह्मण, एक ब्राह्मण धार्मिक है, एक गैर ब्राह्मण है हमारे पास, ठीक है, समझ में आ गया। और ब्राह्मण में भी आपको क्या पढ़ेंगे, तो ब्राह्मण क्या क्या हमारे पास 6 मिले यहाँ पर देखिए, वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद और महाकाव्य, इसके बारे में डिस्कस करेंगे ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ के अंदर, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। और जो गैर ब्राह्मण है उसके अंदर आपको जो धर्म की स्टडी करेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बोलो सर गैर धार्मिक क्या, अब गैर धार्मिक में साहित्य की बात कर दो तो आपका जैसे अर्थशास्त्र है, जो चाणक्य जी ने लिखा हुआ है, तो वो क्या है, वो धार्मिक धर्म से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो क्या एक जानकारी स्रोत है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की जानकारी दे रखी है और उसमें सब कुछ दिया हुआ है। वो जब हम डिस्कस करेंगे तभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, समझ आ गया यहाँ पर। तो आज मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो ये फ्लो चार्ट आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए भाई, आपके ये माइंड में सेट हो जाना चाहिए। इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऐतिहासिक काल है उसमें कितने स्रोत है, हमारे पास 3 स्रोत हैं आपके पास, पुरातात्विक में स्रोत हैं, विदेशी यात्राएं और साहित्य हमारे पास, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। तो अब देखिए
पुरातत्व में क्या क्या मिले हमें, यहाँ पर सिक्का मिला, अभिलेख मिला हुआ है। और समझ आ गया विदेशी यात्रा में डिस्कस करेंगे, कुछ चीनी यात्री थे, अरबी यात्री थे, यूनानी यात्री थे, तो सभी यात्रियों के यात्राओं के बारे में विवरण देंगे आपको, और साहित्य के बारे में आपको ये चीज मालूम होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। तो ये बार बार आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन ये फ्लो चार्ट थोड़ा सा आप माइंड में सेट कर ले तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, साहित्य धार्मिक, गैर धार्मिक, और धार्मिक में क्या है हमारे पास ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण 6 है आपके पास, वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। ठीक है, और ऐसे गैर ब्राह्मण में क्या हमारे पास जैन और बौद्ध धर्म। इस तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। अब मैं सिक्के डिस्कस करता हूं। तो सिक्के के लिए जानिए, शानदार ट्रिक जानिए। क्या ट्रिक है इसके लिए, बहुत अच्छी ट्रिक डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पर। देखिए सिक्का जानने की, ये सिक्का की हमारे पास ट्रिक है बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहले जानिए सिक्के का अध्ययन क्या बोलते हैं, न्यूमेस्मेटिक्स बोलते हैं भाई। सिक्के का अध्ययन क्या बोलते हैं, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और हर एग्जाम में पूछ लेता है। यहाँ पे स्टडी ऑफ कॉइन्स, जब कॉइन्स से स्टडी कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, न्यूमेस्मेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया, यहाँ पर न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। और सबसे बड़ी ट्रिक देखिए भाई साहब, बहुत ही शानदार ट्रिक है आपके साथ, सिमोई के घुसावसार। ये ट्रिक याद कर लिए, सिमोई के घुसावसार। ये ट्रिक क्या है कि सीक्वेंस बाज है। जैसे सिक्के पूछ देता कौन से सिक्के प्रचलन पहले हुआ, किस सिक्के बाद में हुआ, कौन से काल में सोने सिक्के चले, चांदी सिक्के किसके शासन काल में चले, तो ये सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पर। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो सिर्फ आपको ये ट्रिक थोड़ा सा माइंड में सेट करना है, सिमोई के घुसावसार, सिमोई के घुसावसार। चलिए अब इसे ट्रिक को समझ लीजिए, ट्रिक कैसे काम करेगी। देखिए यहाँ पे ट्रिक दे रखी मैंने, सिमोई की घुसावसार। तो सी से क्या बन जाएगा, सी दे रखा है, सी बन जाएगा सिंधु सभ्यता बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा, सिंधु सभ्यता बन जाएगा। तो इस सिंधु सभ्यता में टेराकोटा, टेराकोटा क्या था, टेराकोटा सिक्का चलाता। टेराकोटा बोलते हैं मिट्टी को, मिट्टी को पका देते हैं ना, जैसे मिट्टी पका देते हैं तो उसे टेराकोटा बोलते हैं। समझ आ गया यहाँ पर। तो मिट्टी के सिक्के चले सबसे पहले, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हमें देखने को मिला हुआ है तो कौन किसी चले थे, टेराकोटा चले थे मिट्टी के। आज भी आप पश्चिम बंगाल तरफ जाएंगे तो वहां पर टेराकोटा के बड़े छोटे छोटे गली में डालने वाले, जैसे आप डालते ना, जैसे डालने हम लोग यहाँ पे गले में पहन लेते हैं, तो वो भी गले में पहनने वाले इस तरीके टेराकोटा के आज भी सिक्के काफी आभूषण से बनाए जाते हैं। इस तरीके से आज भी लेडीजों का प्रचलन में, बहुत ही प्रचलन मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। अगर पश्चिम बंगाल आपको कभी भी चक्कर लगे तो आप देख सकते हैं टेराकोटा के आज भी वस्तुएं बनाकर सेल की जाती है। समझ आ गया यहाँ पर। तो टेराकोटा का वंश प्रचलन है, वहां उस टाइम पे सिक्के चलते थे। अब दूसरा हम डिस्कस करेंगे, मोह से क्या बन गया, मोह से बन गया मौर्य काल बन गया भाई। और मौर्य काल में आपको जो करेंसी देखने को मिली है, दो तरह की करेंसी मिली है, आहत कीजिए, पंचमार्क कीजिए। आहत या पंचमार्क और पण दो थे हमारे पास। आहत पंचमार्क क्या था, इस पर कोई लिखाई नहीं होती थी। आहत में क्या है, आहत मतलब आहत कर देना। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर, आहत कर देना, कोई निशान से क्या लिया यहाँ पर, आहत मतलब जैसे कोई हमारे पास कोई आहत वाली, उसमें क्या कर दीजिए, ठोक दिया यहाँ पर। ठीक, जैसे स्टंप लगाते हैं ऐसे किस तरह के स्टंप लग जाती थी, उसमें चित्र छपे होते थे, इसे मालूम चल जाती थी। इस तरीके से प्रचलन था। इस चित्र देश में लिखावट नहीं थी भाई, कोई लिखावट नहीं थी इसके ऊपर। ठीक है, और लेकिन इसमें पण भी देखने को मिला है। पण क्या, धातु का पहला सिक्का। ठीक है, धातु के रूप में जो प्रचलन हुआ है सिक्के का, वो मौर्य काल में हुआ है। आपको ये याद होना चाहिए, दिमाग में बिठा लो भाई। धातु का अगर आपसे पूछा जाता है धातु का प्रचलन, धातु का सिक्का किसके काल में प्रचलन हुआ, तो आप बोले मौर्य काल में हुआ था। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर, मौर्य काल में ये प्रचलन किया गया। यहाँ पर देखिए, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, अब मैं आगे डिस्कस करना चाहूंगा। अब देखिए यह से क्या बन गया हमारे पास, यह भाई, यह से क्या बन जाएगा यहाँ पर, यह से बन जाएगा यूनानी भाई, यह से बन जाएगा यूनानी। तो यूनानी क्या है, पहली बार सोने के सिक्के का जो प्रचलन है, मतलब पहली बार सोने सिक्के चलाए गए, इसका क्रेडिट जाता है यूनानी को जाता है, इसमें सोने सिक्के का प्रचलन किया जाता है। ठीक है, समझ आ गया। उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा सभी में एक होड़ सी मची हुई है अपने टाइम में एक स्पेशल सिक्के चलाने की। वो भी चाहते हैं कि अपने एक इतिहास हिस्ट्री में अपनी छाप बनाना चाहते हैं। तो देखिए आपको देखने को मिला, नहीं मिला, यहाँ पर देखिए इस तरीके से देखने को मिला हुआ है यहाँ पर। अब देखिए अब क बन गया, क से क्या बन जाएगा, क से बन जाएगा कुषाण। कुषाण चाहता कुषाण का। तो इसमें क्या है, इसमें क्रेडिट क्या है, इसमें सोने सिक्के चलाए गए, सोने सिक्का प्रचलन है, लेकिन इसमें शुद्ध सोने सिक्का चला गया भाई। इसमें क्या, कुषाण काल में क्या, शुद्ध सोने सिक्के का यहाँ पर क्रेडिट जाता है। समझ आ गया यहाँ पर, ये आपको याद करना पड़ेगा। चलिए अब ध्यान से देख लिया आगे सिमोई की गुस्सा, सिमोई के। ठीक है, अब गुस्से क्या बन जाएगा, गुप्त काल बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए
दूसरे क्या बन जाएगा, गुप्त काल बन जाएगा भाई। और गुप्त काल में क्या आता है, देखिए इसमें काफी, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। देखिए आप हमेशा ध्यान लीजिए, जहां भी स्टेज जो टॉपिक में खिचड़ी पकड़ी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, चलो क्वेश्चन वहीं से पूछता है दबा करके, वहीं से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये टॉपिक समझना है। गुप्त काल में देखिए सर्वाधिक मात्रा में सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का प्रचलित हुआ था इसमें। सर्वाधिक मात्रा में आपसे पूछा जाए सबसे अधिक मात्रा में और सबसे शुद्ध सोने सिक्का कौन से काल में चला था, आप बोलोगे गुप्त काल। किसके शासक कौन था, स्कंदगुप्त भाई। शासक कौन था यहां पर, आप बोलेंगे स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने क्या किया था, अपने इतिहास में को छाप बनाने की। अब बताइए अगर वही सोने सिक्के चलते रहते तो स्कंदगुप्त को आप कैसे जानते, मैं आपको स्कंदगुप्त को पढ़ा नहीं रहा होता और आप स्कंदगुप्त को पढ़ नहीं रहे होते, समझ आ गया पर। तो इसमें अपनी छवि बनाने के लिए, अपनी इमेज उभारने के लिए, मैं हाईलाइट होने के लिए, समझ आ रहा है वो। आज भी देख लीजिए राजनीति क्या जबरदस्त हाईलाइट बनी, तहलका बनी है, हर कोई चाहता है हाईलाइट होने के लिए। उस टाइम पे भी ये होड़ मची हुई थी, तो स्कंदगुप्त को ये क्रेडिट जाता है सर्वाधिक मात्रा में और सबसे अधिक शुद्ध सोने सिक्के चलाने का क्रेडिट किसे जाता है, स्कंदगुप्त को जाता है। अब देखिए अब इसी टाइम में क्या चांदी सिक्के चले थे भाई, चांदी का सिक्के चलेगा प्रचलन किसका था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि थी। ये आगे डिस्कस करेंगे जब भी इनका शासनकाल आएगा। छोड़िए यहाँ पर चांदी सिक्के का प्रचलन भी किसमें हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। आगे देखिए अब यहाँ पर मयूर शैली भी देखने को मिली है। मयूर शैली मतलब सिक्के पर मयूर शैली बना देते थे उस टाइम, ये किसने किया था, ये समुद्रगुप्त को क्रेडिट जाता है, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर और कौड़ी का भी प्रयोग यहाँ पे हुआ, समझ आ गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सोने के बारे में बात है, सर्वाधिक सोने के सिक्के शुद्ध मात्रा में सोने स्कंदगुप्त ने किया था। चांदी सिक्के का किसे जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को जाता है यहाँ पर। और मयूर शैली का क्रेडिट किसे जाएगा, समुद्रगुप्त को जाएगा। और यहाँ पर कौड़ी का भी प्रयोग हुआ है इस काल में, गुप्त काल में। तो ये जानकारी होगी हमारे पास, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर आगे देखिए, आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स से क्या बन जाएगा हमारे पास, स से बन जाएगा सातवाहन बन जाएगा, स से बन जाएगा सातवाहन, ठीक है। स से बन गया सातवाहन, सातवाहन के सीसा सिक्के चलाए। अब बताए ऊपर देखो, अभी आपने देखा मिट्टी के सिक्के चले गए, सोने के चले गए, चांदी चले गए, मयूर शैली चले गए, कौड़ी चले गई। कौड़ी समझते हो, कौड़ी, कौड़ी जैसे आप खेलते ना, जैसे और पानी निकलते हुए कौड़ी से गाय को उसमें डाल देते हैं गर्दन में टाइप से, कौड़ी, वो कौड़ी है। सही, ये समझ में आ रहा हो कौड़ी वाला। अब देखिए सातवाहन में क्या किया, सभी ने सभी यूज कर लिया, हमें स्पेशल बनना, हाईलाइट बनना इतिहास के अंदर। तो इन्होंने क्या, सी से सिक्के चला दिए, किसी चलाए, सी से सिक्के चला दिए, समझ आ गया, सी सिक्के चला दिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ से होशे क्या बन गया, होशे बन गया हमाऊ बन गया, होशे बन गया हमाऊ। तो हमाऊ में क्या था, देखिए हमाऊ के, ये सबसे बड़ा इंपोर्टेंट है, हमाऊ के शासनकाल में शहाबुद्दीन चमड़े का सिक्का चलाया था, शहाबुद्दीन के चलाया था, चमड़े का सिक्का चलाया था। तो इसका क्रेडिट कैसे जाएगा, देखिए इसका मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि एक बार हमाऊ क्या था, एक नदी में बह गया, जो शेरशाह सूरी से लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई के दौरान में, तो ये कोसी नदी होती है बिहार की तरफ, तो वहां पर उस नदी में डूब गया और जब डूबने से शहाबुद्दीन बचा लिया। तो राजा ने इसे शहाबुद्दीन इनाम देने के लिए दरबार में बुलाया, बोलो भाई आपको क्या चाहिए। तो शहाबुद्दीन ने एक दिन का शासक बना, एक दिन शासन बनने की डिमांड की और एक दिन में क्या चला, चमड़े सिक्के चलाने का जो क्रेडिट जाता है वो शहाबुद्दीन को जाता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शासनकाल हुमायूं का था लेकिन शहाबुद्दीन को क्रेडिट जाता है चमड़े सिक्का चलाने का, ठीक है। इसके बाद देखिए सियार से बन जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने क्या चलाया था, रुपये चलाया, दाम चलाया, सोने की असरफी चलाई, ठीक है, रुपये दाम सोने की असरफी। आज भी देखिए आप बंगाल की तरफ जाएंगे, इधर बिहार बंगाल की तरफ, तो वहां पे दाम दमड़ी आज भी बात होती है। तो आप मूवी देखेंगे, बताओ दाम क्या है, तो आज भी वहां पर दाम है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल में जब जैसे डिस्कस करेंगे तभी वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा वैसे बेसिकली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आपको ये मालूम चाहिए शेरशाह सूरी में क्या था, रुपये दाम और सोने की असरफी चलाने का क्रेडिट किसे जाता है, शेरशाह सूरी को जाता है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। ये क्या है, अब लेख कोई पत्थरों पे गुते हुए एक पत्थर गुते हुए, तो पत्थर नहीं है, यहाँ पर क्या आता है, एक शासन काल का इतिहास छुपा हुआ है, एक शासक की जानकारी छुपी हुई है। तो एक पूरा वो इतिहास छुपा हुआ है कि उसमें समाज कैसा था, उसको नीचे सब कुछ उसके अंदर छुपा होता है। तो आज डिस्कस करने वाले हैं अभिलेख के बारे में। तो अभिलेख क्या है, अगर अभिलेख के अध्ययन को, अभिलेख का अध्ययन कर रहे हैं भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं, अभिलेख का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप हमेशा आगे अभिलेख के अध्ययन को क्या बोलेंगे, एपिग्राफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपिग्राफ बोलेंगे, एपिग्राफ बोलेंगे। और सिक्के का अध्ययन क्या बोलेंगे, न्यूमेस्मेटिकस बोलेंगे। सिक्के के अध्ययन को क्या बोलेंगे, न्यूमेस्मेटिकस। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफ बोलेंगे। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ध्यान से देखिए। और सबसे पहले समझेंगे, अगर पत्थरों को खोदकर
पत्रों को खोदकर जो लिखना होता है उसे अभिलेख कहलाता है। ठीक है, पत्रों को खोद कर लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। अरे ये तो आपने देखे होगा कि जैसे कहीं पर कोई मंत्री जी ने, नेताजी ने क्या बनाया, सड़क बनवा दी तो वहां पर एक शिलालेख लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से पत्रों खुला खोद खोद के बनाते हैं, वो क्या है, अभिलेख है हमारे पास। तो लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। छोटे पत्थरों पर लिखना क्या कहलाता है, शिलालेख कहलाता है। क्या कहलाता है, छोटे पत्थरों में लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, शिलालेख कहलाएगा। अगर स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना क्या कहलाता है, स्तंभ लेख कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया आपको। पत्थरों में लिखना अभिलेख कहलाता है, लेकिन अभिलेख भी दो टाइप के हो गए, शिलालेख हो गए और स्तंभ लेख हो गया। तो शिलालेख अगर छोटे पत्थरों में लिख करके लिख दें, जैसे आपने देखा घर मकान बना हुआ, मकान से बाहर एक छोटा सा पत्थर पे खोद के लिख देते हैं, वो क्या शिलालेख है। तो इस तरीके से शिलालेख बोल सकते हैं। और स्तंभ पर लिखा हुआ है, और पूरे स्तंभ लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे, स्तंभ लेख बोलेंगे। तो ये हमारा जो उभरे हुए अक्षर हैं तो वो कहां पर लिखे हुए, किस तरीके से, समझ आ गया। और अभिलेख का अध्ययन बहुत जरूरी है। आप इन्हें किसी पत्र उभरे हुए वर्ड मत जानिए, ये पूरे इतिहास की जानकारी देते हैं। वो शासक के बारे में पूरा सब कुछ डिटेल खोल के रख देते हैं, समझ आ गया यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पर आगे क्या है मेरे पास। अब प्रमुख अभिलेख में डिस्कस करना चाहूंगा, इसकी भी बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ डिस्कस करूंगा। कुछ प्रमुख अभिलेख है हमारे पास, देखिए सबसे पहले जानकारी ले लीजिए प्रमुख अभिलेख। देखिए ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, विश्व में अभिलेख लिखने का जो प्रारंभ ठीक कहां से हुआ था, ये हमें मालूम चाहिए। ये ईरान का एक शासक था, डेरियस ने किया था। ईरान के शासक ने डेरियस ने किया था। ठीक है, ईरान के शासक ने किया, डेरियस ने किया था, समझ आ गया। तो अभिलेख का कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो ये हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं टॉपिक कहां से निकला, कहां से जनरेट हुआ भाई, कहां से चला आया। आप बोल सकते तो ईरान से आया, डेरियस ने स्टार्ट किया था। और देखिए, और पहला अभिलेख है बोगजगुई। पहला अभिलेख क्या बोगजगुई से मिला है, जो तुर्की या एशिया माइनर में है। ठीक है, तो पहला अभिलेख का क्रेडिट जाता है वो एशिया माइनर को जाता है, और सबसे पहले जो किसने स्टार्ट किया वो डेरियस को जाता है, समझ आ गया यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर अशोक के अभिलेख मिले, लेकिन वो बाद के अभिलेख है, समझ आ गया। इसी से प्रेरित होकर के अशोक के अभिलेख आपको देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, अब ट्रिक, इनकी ट्रिक क्या है देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रिक डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए ये थोड़ा सा आप ट्रिक को आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। एक दो बार रिवाइज कर लो, माइंड में सेट होगा तो आपको रटने से मुक्ति मिल जाएगी भाई। आपको अब बार बार रटते हैं, उस रटने से मुक्ति मिल जाएगी। देखिए क्या ट्रिक है हमारे पास। यहां सबसे पहले देखिए, मैं यहां पर क्या, हाथी ए जूना पर, आप इसे देखिए, हाथी ए जूना पर भीतर बाहर दे गाली मंद, ये आपको याद करना पड़ेगा। हाथी ए जूना पर, हाथी ए जूना पर, तो थोड़ा सा बार बार रिवाइज कर लीजिए। हाथी ए जूना पर, हाथी ए जूना पर भीतर बाहर दे गाली मंद, हाथी ए जूना पर भीतर बाहर दे गाली मंद। इस तरीके से याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एक बार याद करेंगे, ठीक है। तो नहीं तो आपको डिटेल याद कीजिए, कम 2.5 से 3 पेज आपको याद करो, या एक लाइन याद कर लो। तो आप अभी आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा स्टार्टिंग में, सर ये ट्रिक याद करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन नहीं, एक दो बार रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगी। मुझे भी याद है, हाथी ये जूना पर भीतर बाहर दे गाली मंद। ठीक है, तो ये ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है स्पेशली। अब ध्यान से देखिए, अब इसे समझ लीजिए। हाथी से क्या बन जाएगा, हाथी से बन जाएगा हाथी गुफा अभिलेख बन जाएगा भाई। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख बन जाएगा। ए से बन जाएगा एहर अभिलेख बन जाएगा। जूना से बन जाएगा जूनागढ़ अभिलेख बन जाएगा। पर से क्या बन जाएगा, प्राग अभिलेख बन जाएगा। भीतर से भीतरी अभिलेख बन जाएगा भाई। ठीक है, और बाहर से बन जाएगा बिहार अभिलेख बन जाएगा, बिहार अभिलेख। और दे से बन जाएगा देवपाड़ा अभिलेख बन जाएगा। गाली से ग्वालियर अभिलेख बन जाएगा। मंद से मंदसौर, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर बेटा। मंद से बन जाएगा हमारे पास मंदसौर अभिलेख बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर, मंदसौर अभिलेख बनेगा। ठीक है, ये तो अभिलेख की बारे जानकारी हो गई। अब एक चीज ध्यान से देखिए, अब एक ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब वो पूछता है कि अभिलेख कहां पर है, कहां पाए गए भाई। ठीक है, ये पूछता है। तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बनाई है, आप इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। उड़ी राज गुइगा बिंब एमपी में। ठीक है, उड़ी राज गुइगा, क्या उड़ी राज गुइगा बिंब एमपी में, उड़ी राज गुइगा बिंब एमपी में। तो उससे बन जाएगा उड़ीसा। तो हाथी गुफा अभिलेख कहां मिला है, उड़ीसा मिला है भाई। एहर अभिलेख कहां मिला है, राज से बन गया राजस्थान। ठीक, गु से राजस्थान, सॉरी गु से गुजरात, ई से इलाहाबाद, गा से गाजीपुर, बी से बिहार, ब से बांग्लादेश, और एमपी दो लास्ट वाले एमपी में। ठीक है, तो देखिए अब हाथी गुफा अभिलेख क्या मिला है, उड़ीसा मिला है। ठीक है, समझ आ गया। एहर अभिलेख क्या मिला है, राजस्थान मिला है, राजस्थान में, समझ आ गया। यहाँ पर जूनागढ़ अभिलेख क्या मिला है, जूनागढ़ अभिलेख मिला है, गुजरात में मिला है। और प्राग अभिलेख है, ये तो नाम से मालूम चल रहा है, ये तो इलाहाबाद में है हमारे पास। और भीतरी अभिलेख मिला है, तो गाजीपुर मिला है। ठीक, कहां मिला है, गाजीपुर मिला है, गाजीपुर में। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ पर और जो देवपाड़ा बिहार में क्या मिला, ये तो बिहार में मिला है, इसकी तो याद करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बिहार में मिला है। और देखिए यहाँ पर जो आपका अब क्या बना है, देवपाड़ा, तो देवपाड़ा जो अभिलेख मिला है वो बांग्लादेश में मिला भाई, देवपाड़ा कहाँ मिला है, बांग्लादेश में मिला है। और आपका ग्वालियर अभिलेख और मंदसौर अभिलेख, ये दोनों अभिलेख मिले एमपी में, दोनों अभिलेख एमपी मिले। देखिए कुछ तो नाम से वैसे याद हो रहा है यहाँ पर, देखिए देखिए प्रयाग तो ये तो याद हो जाएगा, तो इस तरह थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, आप कभी भूल नहीं पाएंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप वैसे याद करेंगे बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, हाथी गुफा अभिलेख कहां पे था, एवर अभिलेख कहां पे था, तो इस तरह से बड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और एक तरीके से और क्वेश्चन पूछता है, वो एक तरीके से पूछता है कि भाई किसने चलाया था ये अभिलेख, किसने बनाया था, अभिलेख का क्रेडिट जाता है किसको जाता है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, इसे थोड़ा देखिए आप लोग। अब देखिए तीनों को एक साथ कनेक्ट करेंगे आप, तीनों को देखिए, तो यहां पर क्या था, अब यहां पर ये आ जाइए, देखिए अब यहां पर थोड़ा देखेंगे, ये क्या देखें हमारे पास, कलिंग पुल चंद्र सम सक सक विजय भोज यशु, ठीक है। ये थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी आपको, लेकिन मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। कलिंग पुल चंद्र सम, कलिंग पुल चंद्र सम सक सक विजय भोज यशु, कलिंग पुल चंद्र सम सक भोज यशु, ये ट्रिक है। देखिए तो यहां पर उड़ीसा अभिलेख बनाया था, क्रेडिट जाता है कलिंग पर, ठीक, कलिंग है, और कलिंग के राजा कौन थे, खारवेल, कलिंग के राजा कौन, खारवेल को क्रेडिट जाता है। तो राजस्थान में था यहाँ पर जो पुल, तो यहाँ पुल से बन गया पुलकेशन, तो इसका क्रेडिट किसे जाएगा, पुलकेशन को जाता है, ठीक है, आ गया। गुजरात का जो अभिलेख है वो किसके जाता है क्रेडिट, चंद्रगुप्त को जाता है भाई, इसका क्रेडिट जाएगा किसको जाएगा, चंद्रगुप्त को जाएगा। और इलाहाबाद क्या है, सम से बन जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है, जो आपका इलाहाबाद का प्रयाग अभिलेख है उसका क्रेडिट जाएगा समुद्रगुप्त को जाएगा, किस जाएगा, समुद्रगुप्त को जाएगा। और गाजीपुर और जो यहाँ पर दूसरा क्या, बिहार, गाजीपुर बिहार, दोनों को क्रेडिट जाता है वो स्कंदगुप्त को जाता है भाई, किसको जाएगा, स्कंदगुप्त को जाएगा, इसका क्रेडिट स्कंदगुप्त को जाता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, देखिए थोड़ा नीचे कर लीजिए यहाँ पर, तो ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट बचा हमारे पास गुजरात और बिहार का, अब बांग्लादेश का क्या जाएगा, विजय, ठीक, विजय सेन को जाएगा, इसका किसी जाएगा, इसको जाएगा विजय सेन को, ठीक है, ये बांग्लादेश वाला किसको जाएगा, विजय सेन को जाएगा, किसी जाएगा, विजय सेन को जाएगा, इसका क्रेडिट समझा गया यहाँ पर। और जो आपका ग्वालियर अभिलेख और मंदसौर अभिलेख है, ग्वालियर अभिलेख का क्रेडिट जाएगा भोज को, राजा भोज को जाएगा। और जो मंदसौर अभिलेख है ये यशो बर्मन को जाएगा, ये किसे जाएगा, यशो बर्मन को जाएगा भाई, ठीक है। ये बहुत ही शानदार ट्रिक में डिस्कस की है, आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसे, ठीक है। मैं इसे एक बार कर देता हूं, आप चाहो तो थोड़ा सा तरीके से और थोड़ा शॉर्ट कर दो, एक बार आ जाएगा। चलिए आप इसे समझ लो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और आप थोड़ा सा सभी में देखिए, मैंने यहाँ पर ले दिया, नीचे ले दिया मैंने इस तरीके से, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा दिखाई दे रहा होगा। चलिए और नीचे कर देता हूं एक बार से, चलिए ये पूरा दिखाई दे रहा होगा, सभी कनेक्टिविटी, अब तीनों को एक साथ कनेक्ट करेंगे और इस तरीके से देखेंगे, ठीक है, तीनों को एक साथ कनेक्ट करके देखेंगे, और ये आपको मालूम चलेगा भाई आपने कम से कम 3 से 4 पेज याद कर लिया को, ठीक है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। एक बार माइनस सेट कर ले, सिर्फ ट्रिक को रिवाइज करो, अब मजे आ गया, ठीक है। इस तरीके से पढ़िए, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। चलिए ये चीज क्लियर होगी, चलिए मैंने आगे सामने ले दिया पूरा, और देखिए ऊपर वाइट ट्रिक का आप चाहो तो ऊपर वाइट ट्रिक का इसके आप ये लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब मैं आगे इनका कुछ डीपली डिस्कस कर देता हूँ। चलिए क्या डिस्कस करता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिए आप लोग। अब यहाँ पर ये दे रखा है हमारे पास, देखिए कुछ स्तंभ लेख क्या है, देखिए यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं, स्तंभ लेख किसे कहते हैं समझ लीजिए, यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं भाई, ठीक है, स्तंभ समान ऊंचे होते हैं। और देखिए अब यहाँ पर क्या था, ये होली डोट्स था, क्या था, होली डोट्स या गरुड़ स्तंभ लेख, होली डोट्स या गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख, ठीक है। ये कहां पर, एमपी में, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी थी, ठीक है, जानकारी दी है। भागवत क्या था, बेचारा बौद्ध धर्म के लिए आया था, लेकिन इसे भागवत धर्म की शिक्षा दी थी, समझा गया यहाँ पर। तो ये थोड़े से आपको स्तंभ लेके इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये क्लियर हो गया यहाँ पर। होली डोट्स या गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख है, इसमें क्या भागवत ने भागवत धर्म की क्या जानकारी दी आपको, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर, स्तंभ लेख हो गया। चलिए और भी काफी इंपोर्टेंट फैक्टर देखिए, इसे देखिए। अब विदेशी यात्रा डिस्कस कर लेते हैं, विदेशी यात्रा क्या हमारे पास, देखिए तो विदेशी यात्रा में देखिए हमारे पास एक हिस्टोरिका है, ठीक है, हिस्टोरिका हमारे पास। तो यहां पर क्या, ये हिस्टोरिका, और नेक्स्ट पेज
स्टोरिका ने क्या लिखी थी, स्टोरिका लिखी थी यहाँ पर। और मैगस्थनीज ने क्या लिखी थी बुक, एक बुक थी इसकी इंड का, इससे जानकारी मिली है। तो मैगस्थनीज यहाँ पर मौर्य काल के टाइम की जानकारी दी है इसमें। और एक बुक है हमारे पास पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेसी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेसी, ये अज्ञात है। इसका राइटर कौन है, किसी लिखा कुछ नहीं मालूम चला, लेकिन इसके बारे में समुद्री यात्राओं के बारे में काफी जानकारी मिली है, बहुत कुछ है, ठीक है। ये तो जो बुक वाला जो कॉन्सेप्ट है वहां पे ज्यादा डिस्कस करेंगे, यहाँ तो केवल आपको बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया। जैसे में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपका क्या करेंगे, तो बुक के बारे में जानकारी देंगे आपको, समझ आ गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। जैसे टॉलमी थी, तो टॉलमी ने क्या किया, ज्योग्राफी का लिखा थी, क्या लिखी थी, ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी इसमें मतलब वनस्पति से रिगार्डिंग जानकारी दी है, समझ आ गया। यहाँ पर देखिए अब प्लिनी था, प्लिनी ने क्या लिखा है, नेचुरल हिस्ट्री का, ठीक है, नेचुरल हिस्टोरी का लिखी है। प्लिनी ने क्या लिखी है, नेचुरल हिस्टोरी का। तो ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता हूं, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि यार नेक्स्ट की बुक कौन सी है या इंडिका किसने लिखी थी। तो ये आपको ये थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा, आपको समझा क्या, बढ़िया आपको याद करना पड़ेगा। देखिए और आगे देखिए अल-बरूनी क्या था, देखिए और यहां पे ये देखिए अल-बरूनी को जो क्रेडिट जाता है हमारे पास, देखिए अल-बरूनी क्या था, किताबुल या हिंद, किताबुल हिंद कहो या तहकीक हिंद कहो, ठीक है। जो अल-बरूनी जो इसका जो इसने क्या बुक लिखी है, किताबुल हिंद और तहकीक हिंद, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर ऐसी मार्को पोलो, ये क्या चीन का यात्री था, और फाइयान ये क्या इसने लिखी, फोक्यू की, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर ये यात्रा की थी इसने। हेवेनसांग में क्या था, सीयू की, जिसे हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। और तारानाथ ये क्या, कांगी और तांडुल करके इसने लिखा हुआ है। जितने भी मैंने नाम लिखे ये इन्होंने क्या हमारे यहाँ की यात्रा की, ये सब विदेशी है हमारे पास, ठीक है, हमारे भारत को घूमने के लिए आए। और इनका नजरिया क्या है, इन्होंने भारत को किस दृष्टि से देखा, भारत के बारे में क्या इनको लगा, इन्होंने पूरी जानकारी अपनी बुक के अंदर समेट के रखी हुई है। तो आपको वो हमारे लिए एक इतिहास का स्रोत बन गई। तो हम इस तरीके से हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक समझ आ गया। तो ये कौन थे, विदेशी यात्री है, समझ आ गया, आपको याद रखना पड़ेगा आपको, ये क्या विदेशी यात्री है। इन्होंने इस तरह की बुक दी और उस बुक में क्या की, एक हमारे प्राचीन इतिहास की, एंशिएंट हिस्ट्री की क्या की, भारत की झलक इन बुकों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब आपको वो झलक देखनी पड़ेगी कि इन्होंने भारत को किस दृष्टिकोण से देखा, भारत के बारे में किस तरीके से दिया, ठीक है, समझा गया यहाँ पर। तो ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। तो ये थोड़ा सा आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलिए अब इनके के बाद थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, जानकारी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर देखिए फाइल में देख लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है, ये चीनी यात्री था, इसका क्या लिखी थी, फोक्यू की बुक लिखी थी, क्या लिखी थी, फोक्यू की, क्या लिखी थी इसने भाई, फोक्यू की लिखी थी, समझा गया यहाँ पर, फोक्यू की। इसकी पुस्तक क्या थी, फोक्यू की। और ये क्या, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था ये, ठीक है। और इसमें उस समय के भवन और कौड़ी की चर्चा की है, ठीक है। उसमें क्या किया, उस समय के भवन और कौड़ी की चर्चा की, किस तरह के भवन होते थे, कौड़ी की चर्चा इसने की है। फाइयन ये क्या 399 ईस्वी में आया था, ठीक है, 399 ईस्वी में आया था फाइयन। ये क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा क्या था, संयुगन आया था, क्या था, फाइयन व संयुगन, ये 518 ईस्वी में आया था। ये भी चीनी यात्री था। इसने क्या था, इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की, प्रतियां में फोटोकॉपी, ठीक है। इसने 3 वर्ष के यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां, ठीक है, बौद्ध धर्म भाग गया, चीनी यात्री है, इनको बौद्ध धर्म भाग गया भाई, ये बौद्ध धर्म से बहुत ही प्रभावित हुए। तो देखो इसने 3 वर्ष तक क्या किया, संयुगन ने एकदम करता है क्या, बौद्ध धर्म की प्रतियां इकट्ठा करता रहा और इकट्ठा करके चल ले गया सबको, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे हेवेनसांग पे आ जाइए। हेवेनसांग क्या था हमारे पास, हेवेनसांग ये 629 ईस्वी में, 629 ईस्वी में इसने सीयू की फाइया निकलेगी, फोक्यू की। देखिए सीयू ने कोई बुक नहीं लिखी है, सीयू ने बुक नहीं लिखी, बुक क्या क्या समेट के ले गया था, ठीक है, आपको समेट के ले गया। तो सीयू ने कोई बुक नहीं लिखी है, फाइया ने लिखी है, फाइया ने फोक्यू की, बहुत अच्छे याद हो जाएगा। हेवेनसांग ने सीयू की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये 629 में आया था, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। तो ये क्या था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था, किसी हर्षवर्धन दरबार में आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, अध्यापन दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमारी कहते हैं, ये भाई इंपोर्टेंट उपनाम है, याद होना चाहिए। यात्रियों राजकुमार किसे कहा जाता है, हेवेनसांग को किया जाता है। इसने क्या किया, जो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, इसने क्या किया, अध्ययन भी किया और पढ़ा दोनों काम किया इसने, ठीक है। यहाँ पर उसने बुक लिखी थी सीयू की, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था, समझ यहाँ पर। आगे देखिए इत्सिंग, इसका इत्सिंग आया था भाई, इत्सिंग इसे 673 में आया, 673 लास्ट में आया था इत्सिंग, समझ गया, इत्सिंग आया था यहाँ पर, इत्सिंग। और ये चीनी यात्री था और ये इसने त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ चीन लेकर चला गया था, समझ गया, चीन लेकर चला गया। तो आपको याद होना चाहिए सबसे पहले फाइयन,
फायन या फायन हो गया, फायन बाद सिंह, सिंह बाद हिमेशा, हिमेशा बाद इत्सिंग, ये चार इस तरीके से सीक्वेंस में आए। तो ये पूछ लेता है सीक्वेंस में याद होना चाहिए, पहले फायन, संयम और फिर हिमेशान और इत्सिंग। ठीक है यहाँ पर, ठीक है, ये भी मालूम चाहिए। अब यहाँ पर ये और इत्सिंग और क्या हमारे पास संयम, दोनों क्या गए जो बौद्ध धर्म प्रतियां लेके चला गया, लेकिन ये त्रिपिटक की 4 से प्रतियां लेके गया था। अब आगे देखिए इब्न बतूता। अब इब्न बतूता हमारे पास देखिए, अब इब्न बतूता क्या था, ये मोरक्को में रहने वाला था भाई, क्या नाम, मोरक्को में रहने वाला था। और यह 7000 किलोमीटर यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ठीक है, इसकी पुस्तक क्या रिहला थी, इसकी पुस्तक क्या रिहला थी, 7 किलोमीटर यात्रा करके भारत में एंट्री की इसने, और इसने एक बुक लिखी थी रिहला, इसमें भारत के झलक आपको देखने को जरूर मिलेगी। और देखिए ऐसे अब्दुल रज्जाक के बारे में ये सारा सब कुछ दोबारा डिस्कस करेंगे जब उसका आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या रखा है, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक क्या है, ये फारस का रहने वाला था, ये फारस का रहने वाला था, और इसने विजयनगर काल में, विजयनगर काल में आया था ये। और इसका जो पुस्तक क्या था, मतला साइन। ठीक है, विजयनगर काल में उस टाइम पे आया था, और इसे कौन सी पुस्तक है, मतला साइन। ठीक है, और ये कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। ठीक है, विजयनगर काल में, और कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। इसकी बुक क्या थी, मतला साइन, मतला साइन। तो ये फारस का रहने वाला था, और जो अब्दुल रज्जाक कहां का था, मोरक्को का रहने वाला था। वो 7 लाख किलोमीटर चलकर बाहर आया। इतने इन्होंने विदेशी यात्राएं की है, इस तरीके से इन्होंने बुक लिखा हुआ है। इन बुकों में क्या मिलेगा आपको, भारत के, प्राचीन भारत की झलक देखने को मिलेगी। चलिए आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और जल्दी से आपको नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। और पूरे जीएस को कंट्रोल करने वाले बहुत जबरदस्त तरीके में कम टाइम में बहुत स्टडी करने वाले हैं। चलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही।